नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। पश्चिम बंगाल का डबल इंजन सरकार जो बना है उसको बिखरने के लिए सारे राजनीतिक शक्ति जो अपोजिशन है वो सारे नीति आदर्श भूल चुके हैं और एक छतरी के नीचे आके ऐसे घटिया पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर आपको बस डेवलपमेंट या राज्य के बाद नहीं सोच के ही चलना चाहिए। आपको ऐसे कुछ करना चाहिए जो पॉलिटिकली थप्पड़ कहा जाएगा। और ऐसे ही चीज यहां पर शुभेंदु अधिकारी और उसका टीम पूरे तरीके से कर रहे हैं। जो चीज ये बंगाल में किया है, एक नहीं दो नहीं, एक दिन में पांच पांच ऐसे राजनीतिक थप्पड़ मिला अपोजिशन को। जो जो वामपंथियों से लेकर ममता बनर्जी सब लोग बिखर गए, सब लोग भोकाल हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है, इस पॉलिटिक्स के सामने हम कैसे खेलेंगे। पहली जो बात करते हैं वो बात है मदन मित्र को लेकर। कौन है मदन मित्र? ममता बनर्जी का पार्टी बिखर रही है और उस बिखरने वाले सिचुएशन में ममता बनर्जी के सबसे ट्रस्टेड जो लोग थे उनमें से एक है ये मदन मित्र। कुछ दिन पहले आपको याद रहेगा ममता बनर्जी का जो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करती थी चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और ऋतव्रत वाला जो पार्ट है वहां पर जाके ज्वाइन कर लिया। तब ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर बोला कि चंद्रिमा भट्टाचार्य को बस मैंने ऐसे ही ये पद दे दिया था, वो बहुत दिन से ही बोल रहा था मुझे छोड़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी जो पश्चिम बंगाल का जो स्टेट कमेटी है उनका हेड खुद को ही कर लेता हूं और मुझे हेल्प करने के लिए मैं दो ट्रस्टेड लोग को यहां पर लेके आता हूं पार्टी के सेक्रेटरी बना के। एक है कुणाल घोष और दूसरा है मदन मित्र। वो मदन मित्र आज ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। इसके मतलब ममता बनर्जी के सबसे करीबी माना जाता दो चार जो अभी भी बचा खुचा है वो भी ममता बनर्जी के साथ छोड़ रहा है। अभी ये सवाल उठेगा इसमें राजनीतिक थप्पड़ कहां से आया, यहां पर शुभेंदु अधिकारी जी का इन्वॉल्वमेंट कहां पर आया और इसमें से पॉलिटिकल क्या चेंजेस पश्चिम बंगाल में आया। देखिए, नंबर वन चीज एक तो क्लियर हो गया है, ये मदन मित्र जो सिचुएशन में जैसे जाके ऋतव्रत के साथ जुड़ गया वो बहुत अहम है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो पुरसभा का है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ पर जो यहाँ पर नियोग होता था, जो नौकरी होता था, उस घोटाला में ये मदन मित्र का फैमिली इन्वॉल्व है ऐसे करके ईडी ने समन भेजता है। और उसके बाद ही मदन मित्र कल रात चले जाता है संदीपन साहा के घर। कौन है संदीपन साहा? ये संदीपन साहा वो है जो ऋतव्रत के साथ मिलके ममता बनर्जी का जो एमएलए का पार्ट था उसको टुकड़े टुकड़े करके छोड़ा। ये संदीपन साहा घर में नहीं था तो उनका जो पिताजी जो एक एमएलए तृणमूल कांग्रेस से हुआ करते थे स्वर्ण कमल साहा के साथ मदन मित्र बहुत देर से बातचीत करते हैं और उसके बाद फोन में संदीपन साहा के साथ भी बातचीत करते हैं। और फिर आज विधानसभा भवन में जाके मदन मित्र बोलता है तृणमूल कांग्रेस, ममता वाली तृणमूल कांग्रेस में उनका जितना भी पोस्ट थे सारे से वो रेजिग्नेशन कर लेते हैं और ये ऋतव्रत वाला पार्ट में वो ज्वाइन हो जाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये ऋतव्रत बनर्जी जब अलग से एक पार्ट बनाया था तब ये मदन मित्र ने बोला था कि ये ऋतव्रत के साथ तृणमूल कांग्रेस का क्या ताल्लुक है, ये बस कुछ ही दिन ही है पार्टी में आया है और हम लोग तो पहले दिन से ममता बनर्जी के साथ आए। हाँ, ममता बनर्जी जब अपोजिशन लीडर थे तब भी मदन मित्र उनके साथ खड़े थे। आज वो मदन मित्र भी वो बात छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो इसके मतलब ममता बनर्जी के साथ अभी कोई नहीं बचेगा। ये जो लाइन है ये एकदम क्लियर हो गया। और ये बात बस मदन मित्र में नहीं रुकता है, ममता बनर्जी का और एक बहुत ही करीबी माना जाता है, उसका बहुत ही ट्रस्टेड फैक्टर है कल्याण बनर्जी। आज उसका जो बयान सामने आया उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का टेंशन और भी बढ़ जाते हैं। कल्याण बनर्जी क्लियरली बोल देते हैं कि भाई देखो, ये जो तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रहा है इसके लिए पूरे के पूरे जिम्मेदार है कैमक स्ट्रीट। कैमक स्ट्रीट मतलब वहां पर अभिषेक बनर्जी का ऑफिस हुआ करते थे और उस ऑफिस से ही तृणमूल कांग्रेस को पूरा डोमिनेट करने का कोशिश किया जाते थे। कल्याण बनर्जी ने सुमित राय जो अभिषेक बनर्जी का पीए है और जिस सुमित राय को ये पुलिस ढूंढ रहा है उसके ऊपर सवाल उठाया कि ये सुमित राय को देकर अभिषेक बनर्जी जैसे पार्टी चलाते थे आज इसलिए पार्टी को ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है। आज कल्याण बनर्जी ने सवाल उठाया कि यहाँ पर जो अनुब्रत है, ये जो सुमित राय है, ये सब लोग जो इतना बड़ा चोरी किया, क्यों किया, कैसे कर पाया? क्योंकि अभिषेक बनर्जी का डायरेक्ट सपोर्ट इनके साथ था।
कल्याण बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया आईपैक पर, जिसको अभिषेक बनर्जी ने वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स और तृणमूल कांग्रेस के साथ इंट्रोड्यूस किया कि अभिषेक बनर्जी हमारे साथ है, अभिषेक बनर्जी लास्ट बात है और इसलिए हम यहां पर जो मर्जी कर सकते हैं। ये मैसेज बार बार आईपैक ले लिया और जब इस आईपैक के अगेंस्ट कल्याण बनर्जी ने खुद बात किया तो तब कल्याण बनर्जी को कॉर्नर करने का कोशिश किया गया है। तो ये सब सिचुएशन जब हो रहा था तो तब अभिषेक बनर्जी का भूमिका क्या था? ऋतुब्रत बनर्जी को लेकर भी क्वेश्चन उठा दिया कि ऋतुब्रत बनर्जी एक रेप एक्यूज्ड है। जब कुछ महिला आते हैं और बोलते हैं ऋतुब्रत ऐसे काम करता है, उसको जेल भेजना चाहिए था। वो नहीं करके अभिषेक बनर्जी इस ऋतुब्रत को पार्टी में शामिल किया और आज देखो ऋतुब्रत बनर्जी कैसे पार्टी को बिखर रहे हैं। और ये सब कुछ के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है अभिषेक बनर्जी। इसके मतलब ममता बनर्जी के ट्रस्टेड हो सकता है, लेकिन कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी और उनके ऑफिस और वो ऑफिस से होते हुए जो भी कारनामा है उसमें बहुत ही गुस्से वाला सिचुएशन में है। ये कल्याण बनर्जी जो अनुब्रत मंडल का नाम ले रहा था, जो अनुब्रत मंडल ममता बनर्जी के बहुत ही करीबी माना जाता और अभी ममता बनर्जी को छोड़कर ऋतुब्रत को ज्वाइन कर लिया, उस अनुब्रत मंडल ने भी बड़ा बयान दे देते हैं। अनुब्रत मंडल बोलता है कि ये जो अभिषेक बनर्जी है ये बचपन से कभी दीवार भी नहीं लिखा, ये पार्टी के लिए क्या किया है। और उस अभिषेक बनर्जी को सामने रखते हुए ममता बनर्जी ने जो पॉलिटिक्स किया है उसके लिए तृणमूल कांग्रेस खत्म हो रहा है। मतलब ममता बनर्जी के सबसे करीबी माना जाता, इतने बड़ा तोड़फोड़ होने के बाद भी जो ममता बनर्जी के साथ था वो भी आज साथ छोड़ रहा है और वो बोल रहा है कि अभिषेक बनर्जी है तो इस तृणमूल कांग्रेस का कुछ भी सामने नहीं है। मतलब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो साम्राज्य था उसका जो रिवैम्प का 0.01% चांस था वो भी खत्म हो गया। और एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बातचीत शुरू हुआ था जब विधानसभा सदन में वहां पर ऑनरेबल स्पीकर के घर में माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी पहुंचते हैं, वहां पर जाके ऋतुब्रत और संदीपन जाके मीटिंग करते हैं और उसके बाद सारे खेल चालू होता है। तो इसके मतलब इसके पीछे बहुत ही शातिर दिमाग वाला राजनीति चल रहा है। जो ये ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कोशिश कर रहा था एक छतरी के नीचे आने का, उसको बिखरने का जो प्लानिंग वहां से चालू हो जाता है। और इस सब के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाता है अभिषेक बनर्जी। आपको याद है ये अभिषेक बनर्जी अभी फंस चुके हैं, इसको अपना वॉइस सैंपल टेस्टिंग देना था, लेकिन दो बार अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजने के बाद भी अभिषेक बनर्जी ये वॉइस सैंपल टेस्टिंग देने नहीं जाता है। हाईकोर्ट में जाके उल्टा सीधा सवाल उठाते हैं, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट क्लियरली बोल देता है कि भाई आपको जाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं जाते हो तो आपको जो प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपको अभी कोई कोर्सिव मेजर नहीं लिया जाएगा वो हम विथड्रॉ कर लेंगे। और डर जाता है अभिषेक बनर्जी। आज फाइनली अभिषेक बनर्जी पहुंच जाता है उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग देने के लिए और उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग हो जाता है तो उसका मतलब अभिषेक बनर्जी को जेल जाना तैयार है। ये मैंने पहले ही आपको बोल चुका हूं, लेकिन ये बस बात नहीं था, इसमें सच में दम था। ये प्रूफ खुद अभिषेक बनर्जी कर देते हैं। एक साइड में जब वो वॉइस सैंपल टेस्टिंग देने जाता है तो दूसरे साइड उनका वकील पहुंच जाता है कोलकाता हाई कोर्ट में और वहां पर जाके बोलते हैं कि हर रोज हमारे नाम में एफआईआर हो रहा है और जो एफआईआर हो रहा है उसमें पुलिस मुझे यहां पर इन्वेस्टिगेशन नाम में बुला रहा है और मुझको हैरासमेंट कर रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट बोलता है कि भाई आपको तो यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपको कोई कोर्सिव मेजर नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कोर्सिव मेजर लेने का ज़रूरत है तो हाई कोर्ट को बुलाया जाएगा, हाई कोर्ट उसके ऊपर विचार करेंगे और उसके बाद डिसीजन देंगे। तो आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? तो उसके मतलब आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आपका जो रूटीन फॉलो है वो भी अभिषेक बनर्जी नहीं कर सकते हैं। उनके नाम में जितना भी केसेस है उसको जाहिर है और उसको फेस करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। उस सिचुएशन में आ गया है और अगर आपके नेता ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं और उसके साथ रहोगे तो आपके भी मुसीबत बढ़ते हैं। तो मदन मित्र, कल्याण बनर्जी, अनुब्रत मंडल जैसे लोग वो तो दूसरे बात सोचेंगे ही और ये लोग अगर दूसरे बात सोचना चालू कर देता है तो ममता बनर्जी जैसे लीडर जो रिवैम्प का सोच रहे थे वो तो एकदम खत्म हो जाता है, वो तो एकदम क्लियर हो जाता है। और ममता बनर्जी का टेंशन और भी बढ़ा देता है उनका जो 21 जुलाई का प्रोग्राम है वो लेके।
आपको मैंने पहले ही बोल चुका हूं कि 21 जुलाई का प्रोग्राम ममता बनर्जी का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। 1992 में जब युवा कांग्रेस के नेत्री थी ममता बनर्जी, तब का जो स्टेट वेस्ट बंगाल स्टेट का जो ऑफिस है वहाँ का राइटर्स बिल्डिंग, वहाँ पर ममता बनर्जी के लीडरशिप में एक रैली जाते हैं, वहाँ पर गोली चलते हैं, बहुत सारे लोग जख्म होता है और 12 लोग वहाँ पर शहीद हो जाता है। और वो लेके युवा कांग्रेस के प्रोग्राम होते हुए भी वो ममता बनर्जी ने लीड कर रही थी, इसलिए तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद वो अलग से तृणमूल कांग्रेस का ही प्रोग्राम हो जाता है। लेकिन वो प्रोग्राम एक्चुअली ये ममता बनर्जी को दिखाना होता था कि भाई हमारे पास कितना ताकत है, हमारे पास कितना लोग हैं, और इसलिए इस बार भी ये बहुत अहम भूमिका रखते थे। लेकिन ये नए गवर्नमेंट सिद्धांत ले लिया था कि भाई आप जो कर रहे हो ना, आप शहीद को अगर शरण कर रहे हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो पॉलिटिकल पावर दिखाने का कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ जो छेड़खानी हो रहा है वो नहीं होना देना चाहिए। और इसलिए जहां पर ममता बनर्जी ये प्रोग्राम करते थे एस्प्लैनेड में, वहां पर तो कोई परमिशन नहीं मिला। ये लेके हाई कोर्ट में मामला हुआ और वहां पर जाके भी ममता बनर्जी को बहुत बड़ा धक्का मिला। उनका जो मनमानी था वो नहीं चलेगा, यहां पर रूल ऑफ लॉ ही चलेगा, ये भी कोर्ट साबित कर दिया, क्लियरली बोल दिया कि आप 3 ऑप्शन दो, कहां पर आप करना चाहते हो। पहले जहां पर आप करते थे वहां पर आपको करने का मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो बिरला प्लानिटोरियम है उसके सामने उसको करने का एक परमिशन मिल गया है, लेकिन वहां पर भी कुछ कंडीशन है। अब बस 2,500 लोग लेके आओ और 3 घंटे का ही प्रोग्राम करो, उसको खत्म करो, इसके ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये 21 जुलाई के प्रोग्राम ये पहले बार 3 ग्रुप अलग अलग तरीके से करेंगे। ये जो ऋतुव्रत वाला पार्ट है वो पहले ही बोल दिया था कि गांधी मूर्ति जो है उनके नीचे उनके सामने ये प्रोग्राम वो लोग करने वाला है। ऊपर से कांग्रेस जो एक्चुअल इस प्रोग्राम करने का हकदार है, उनको इतने दिन ममता बनर्जी ने नहीं करने दिया। उस कांग्रेस ने बोला कि शहीद मीनार जो सबसे बड़ा एरिया है वहां पर करेंगे, और उसका परमिशन उसको स्टेट गवर्नमेंट दे देता है। और ये वाला प्रोग्राम इस बार कांग्रेस बहुत बड़ी तरीके से करने वाला है। सुनने को मिल रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जैसे लोग यहां पर आ सकते हैं, और ये अगर होता है तो वहां पर जो जमायत होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये तो क्लियर हो जाता है। और इस सिचुएशन में ममता बनर्जी का प्रोग्राम इतना छोटा हो जाता है तो तब कांग्रेस के तरफ से बोलता है कि चलो आप एक काम करो, आप आपका प्रोग्राम विथड्रॉ करो और हमारे प्रोग्राम में आ जाओ। हमारे प्रोग्राम में आके ये बोल दो कि आप जो पार्टी छोड़े थे, आप जो यहाँ पर पार्टी का स्प्लिट किए थे, ये आपका गलती था, ये एक बार स्वीकार लो, तो उसके बाद आपको कांग्रेस में वापसी का जगह हम देख लेते हैं। तो इसके मतलब ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल रिलेवेंस था वो खत्म कर दिया शुभेंदु अधिकारी जी ने, और ममता बनर्जी को अभी ऐसे ऑप्शन देने का मौका मिल गया है खुद कांग्रेस को। तो ये सारी सिचुएशन जब होता है तो तृणमूल कांग्रेस उसका अस्तित्व ही संकट में है, और वो कहीं भी नहीं है, ये पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन मैं जो ये टॉपिक लिखा है वहां पर लिखा है ममता बनर्जी से वामपंथी सब लोग यहाँ पर हैरान है। तो अब वामपंथी वो कहाँ पर हैरान हो जाता है, और यहाँ पर ही आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तस्लीमा नासरीन जाने माने लेखिका जो बांग्लादेश से हुआ करते थे, बांग्लादेश में वो हमेशा लिखते थे यहाँ पर मौलवाद कैसे काम करते हैं, हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार होता है, और हिंदू तो छोड़ दीजिए, ये मौलवाद के इशारों में नहीं नाचने वाला अगर कोई मुस्लिम भी होता है तो उसके ऊपर भी कितना टॉर्चर होते हैं, ये सारे अपने किताबों में लिखते थे तस्लीमा नासरीन। इसलिए बांग्लादेश से बैन हो गया, उसका जान का खतरा था। और ये जो कलकत्ता है, जो वामपंथी हमेशा बोलते हैं कि जो साहित्य और संस्कृति का ये पीठस्थान होता है, वहां पर तस्लीमा नासरीन आके आश्रय मांगते हैं। लेकिन 2007 साल में जब तस्लीमा नासरीन की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका 3rd पार्ट निकलते हैं तो बांग्लादेश में तो बहुत हल्ला मचते हैं। लेकिन कलकत्ता में भी तस्लीमा नासरीन नहीं सेफ होते हैं, और तब का वामपंथियों का सरकार तस्लीमा नासरीन को कलकत्ता और भारतवर्ष से बैन कर देते हैं, उसको यहां से देश छोड़ के भी जाना पड़ता है। और उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी का राज हुआ। जो लोग बोलते थे हम एक ही बिंत्रे दूटी कुसुम, हिंदू और मुसलमान में अलग कुछ नहीं है, सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छी चीज है, वो भी तस्लीमा नासरीन को वापस नहीं ला पाया। क्योंकि अगर वो लाते थे तो यहां पर क्या होता, यहां पर जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है वो बिखर जाते थे। लेकिन ये डबल इंजन सरकार होने के बाद शुभेंदु सरकार ने जो पहला फैसला लिया
कि चलो तस्लीमा नासरीन जी को कोलकाता में आने का मौका मिलेगा, वो कोलकाता में आएंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। कोई अगर यहाँ पर राइटिंग करते हैं, कोई अगर सच को सामने लाते हैं, उसको आप ऐसे बैन नहीं कर सकते हो। और इसमें ही बैंड बच जाता है वामपंथियों को। अब वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलने को कोशिश कर रहे हैं कि तस्लीमा नासरीन नाम तो मुस्लिम है, लेकिन ये आरएसएस का जो उग्र हिंदुत्ववाद है उसके बात करते थे, इसलिए उसको यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है। अरे भाई, ऐसे कैसे है? उनका किताब में क्या लिखा है? अगर यहाँ पर कोई मौलवाद शक्ति काम करते हैं, वो गलत करते हैं, वो हिंदुओं के साथ हो सकता है, मुस्लिम के साथ हो सकता है, तो वो बात सामने लाना क्या उग्र हिंदुत्ववाद होता है? और ये सिचुएशन जब होता है तो आरएसएस का ये जो प्रोग्राम होगा उसमें तस्लीमा नासरीन तो आएंगे ही, वहां पर चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी भी होंगे, ऐसे ही खबर आ रहा है। और ये एक बार हो जाता है तो ये क्लियर होता है कि यहाँ पर पिछले 15 साल में जो जो चीज हुआ है, जो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने स्पॉन्सर किया था और वामपंथी तब मुंह में एकदम सेलो टेप लगा दिया था, उसका सारे पोल खुलने वाला है। वो वक़्फ़ के नाम में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, वो सीएए के नाम में हिंदू के ऊपर अत्याचार, या हरगोविंद दास चंदन दास जो वामपंथी है लेकिन हिंदू है, इसलिए जिसको ये मौलवाद शक्ति के सामने अपना जान गंवाना पड़ता है, वो सारे चीज का पोल खोलेंगे। और एक बार वो पोल खोलते हैं, वो तस्लीमा नसरीन जी जैसे लेखिका वो सामने लेके आते हैं, तो वामपंथियों का जो हिंदू वोट है उसके सामने ये लोग क्या जवाब देंगे? तो इसका मतलब एक साइड में ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का काम है, वो तो बिखर रहा है। ऊपर से ये जो ऑपोजिशन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था वामपंथियों की हामी अल्टरनेटिव है, उसका भी सत्ता चूर चूर होने वाला है। वो सिचुएशन अभी क्रिएट हो गया। तो राज्य का डेवलपमेंट, राज्य का जो पॉजिटिवनेस है वो तो एक साइड में चल ही रहा है, ऊपर से जो ऑपोजिशन मिलके ये डबल इंजन सरकार का बिखरने का कोशिश कर रहा है, उसको भी बिखरने का काम ये शुभेंदु अधिकारी जी और पूरा बीजेपी ने अच्छे तरीके से कर दिया। सबक सिखाना इसे ही कहता है। क्या बोलेंगे बंगाल पॉलिटिक्स का ये 360 डिग्री पिक्चर लेकर? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।